नमस्कार दोस्तों, मैं यशवीर सिंह एक बार पुनः आज हम लोग मिल पा रहे हैं ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से। और जैसे कि आप जानते हैं कि एक श्रृंखला चलाई थी हम लोगों ने आधुनिक भारत को लेकर के, मैथ्स को लेकर के, करंट अफेयर्स को लेकर के और विज्ञान को लेकर के, लेकिन चीज़ें पूरी तरह से उस समय सफल नहीं हो पाई थी। मॉडर्न हिस्ट्री की 62 वीडियो अभी तक अपलोड हो पाई हैं और अब दोबारा से वही चीज़ें दोबारा शुरू हो रही हैं और जल्द से जल्द अब आपको है ना बैक टू बैक एकदम मॉडर्न हिस्ट्री अब कवर करा दी जाएगी। साथ ही साथ आपके मैथ्स की वीडियो भी दोबारा शुरू हो रही हैं और इसी श्रृंखला में आज शुरुआत कर रहा हूँ मैं करंट अफेयर्स से। और करंट अफेयर्स है ना, जो मैं आपको जैसे आपके हाल फिलहाल में जो भी आपके एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो जूनियर एडिट का हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ चुकी हैं या यूपीएसआई हो या अदरवाइज जो भी आपके वनडे एग्जाम है या समीक्षा अधिकारी होने वाला है अगस्त में, जून में आपका पीसीएस होने वाला है, जीआईसी होने वाला है आपका जून में ही। तो जो भी आपकी परीक्षाएं हैं उन्हीं सभी को ध्यान में रखते हुए एक करंट अफेयर्स की श्रृंखला है जो आपके रेगुलर चलेगी। इसमें कोई ब्रेक किसी प्रकार का नहीं होगा और अगले 3 से 4 दिन में आपको बैक टू बैक मैं नवंबर से करंट अफेयर्स कवर कराऊंगा। आज यानी कि मैं शुरुआत जो कर रहा हूँ आपका है ना, तो नवंबर से हम शुरुआत करेंगे और बैक टू बैक हम लगातार चलते रहेंगे एकदम, है ना। तो मैं एक प्रॉपर मैगजीन को लेकर के साथ में चल रहा हूँ, प्रतियोगिता दर्पण, जो प्रतियोगी परीक्षा जो भी तैयारी करते हैं, प्रतियोगी परीक्षा की परीक्षार्थी होते हैं उनकी सबसे पसंदीदा एक मैगजीन रहती है प्रतियोगिता दर्पण। तो उसी प्रतियोगिता दर्पण को आधार बना करके और उसके साथ में विभिन्न प्रकार के न्यूज़पेपर से करंट अफेयर्स को ऐड करके एक नोट्स तैयार किए गए हैं और उन्हीं को मैं आपके साथ आगे लेकर के चल रहा हूँ। तो आज हम शुरुआत करेंगे है ना, प्रतियोगिता दर्पण जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो जनवरी की डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि मैं आपसे बताऊं तो ये जो मैगजीन है प्रतियोगिता दर्पण, ये आपकी जनवरी की है और 2021 की है। लेकिन मैंने आपसे बताया कि इसमें केवल प्रतियोगिता दर्पण ही नहीं है, साथ ही साथ जो विभिन्न समाचार पत्र होते हैं उनसे जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उनको इसमें ऐड किया गया है और अन्य मैगजीन को भी इसमें चीज़ें ऐड की गई, लेकिन व्यवस्थित रूप जो है इसको आधार बना के तैयार किया गया है। इसमें प्रतियोगिता दर्पण के सारी चीज़ें हैं, साथ ही साथ अदर इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो न्यूज़पेपर से या अन्य मैगजीन से ली गई हैं। ठीक है, तो बिना देर करे शुरुआत करते हैं इसकी हम। और यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम से। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग रहेगी हमारी राष्ट्रीय घटनाक्रम। राष्ट्रीय घटनाक्रम, ठीक है। मैं इसमें आपको सबसे पहले यह बताऊं तो जैसे कि आप जानते हो कि अभी अक्टूबर नवंबर की बात थी है ना, बिहार विधानसभा का चुनाव हुए थे। तो सबसे पहले इसमें टॉपिक रहेगा हमारा, वो रहेगा बिहार विधानसभा चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव ये जो हुए थे आपके, ये अक्टूबर और नवंबर 2020 में हुए थे। ठीक है, और यहाँ पर जो सीएम बने हैं वो कौन बने हैं? नीतीश कुमार बने हैं, नीतीश कुमार। इनके विषय महत्वपूर्ण फैक्ट ये है नीतीश कुमार के कि ये कौन सी बार सीएम बने हैं? कुल मिलाकर के 7वीं बार, 7 टाइम 7वीं बार सीएम बने हैं। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है कि नीतीश कुमार कौन सी बार सीएम बने हैं? 7वीं बार। यहाँ से ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, जो यहाँ पर बनेगा प्रश्न फिलहाल ये बनेगा, टोटल यहाँ पर जो विधानसभा सीट हैं तो वो कितनी सीट है? 243। यहाँ पर टोटल विधानसभा सीट है। एक प्रश्न आपके काम का ये है कि यहाँ पर कितनी विधानसभा सीटें हैं? 243 बिहार में। नॉर्मली भी इंडियन पॉलिटी में आपसे पूछ सकता है कि बिहार में कितनी विधानसभा सीटें हैं? 243। तो यहाँ पर जब इलेक्शन हुए थे तो यहाँ पर जो आपकी एक पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के यहाँ पर आई थी इलेक्शन में। तो 75 सीटें मिली थी इसको। दूसरे नंबर भारतीय जनता पार्टी रही थी जिसको 74 सीटें मिली थी और तीसरे नंबर पर जो रही थी आपकी जनता दल रही थी, जनता दल, जिसे कुल मिलाकर के 43 सीटें प्राप्त हुई थी। तो सबसे बड़ी पार्टी उभर करके जो इलेक्शन में वो राष्ट्रीय जनता दल आई थी। लेकिन एनडीए का जो आपका जानते हैं, एनडीए जो है उसका जो दल है उसको जो सबसे बड़ा सर्वाधिक सीटें मिलती हैं एनडीए को मिली थी। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है उसकी और कुल मिलाकर के एनडीए को यहाँ पर 125 सीटें मिली थी। इसलिए यहाँ पर सरकार किसकी बनी? नीतीश कुमार के साथ में गठबंधन में सरकार बनी थी। ठीक है, तो नीतीश कुमार कुल 7वीं बार यहाँ पर सीएम बने हैं। टोटल सीट ये है। और यहाँ पर साथ ही साथ में आपको मैं बताना चाहूँगा तो यहाँ पर 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं और 2 उप मुख्यमंत्री में पहले जो है श्री
आप इनको याद रखेंगे, श्री तारकिशोर प्रसाद, और दूसरी हैं रेणु देवी, है ना, रेणु देवी। तो यहाँ पर बिहार में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अपने यहाँ पर 2 उप मुख्यमंत्री हैं, उसी प्रकार से आपके बिहार में भी श्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी यहाँ पर भी 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो राज्यपाल हैं बिहार के राज्यपाल, अगर राज्यपाल की बात करें कि राज्यपाल कौन है यहाँ पर, तो यहाँ के राज्यपाल हैं श्री फागू चौहान, श्री फागू चौहान यहाँ के क्या है इस समय राज्यपाल यानी गवर्नर है, ठीक है। तो ये बात होगी हमारे किसके विषय में, आपके बिहार के विधानसभा चुनाव के विषय में। नेक्स्ट इसी में राष्ट्रीय घटनाक्रम में आगे बढ़ाएंगे चीज़ों को, और इसमें एक टॉपिक जो हमारा अगला आएगा वो देखते हैं क्या है, ठीक है। तो इसी में एक योजना है हमारी गगनयान, आपने नाम सुनाओ गगनयान। गगनयान है क्या, तो गगनयान जो है आपकी मानव रहित अंतरिक्ष यान एक परियोजना है, मानव रहित, है ना, मानव रहित अंतरिक्ष यान है। और इसको जो भेजने की प्लानिंग थी पहले, लेकिन अब इसको 2021 के अंत में भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये भारत की अपनी परियोजना है, इस पर भारत काम कर रहा है। इसमें यह है कि 2021 में भारत जो है, ठीक है, गगनयान के माध्यम से इस यान को भेजेगा अंतरिक्ष में, और जो मानव रहित होगा, इसमें मानव की बगैर है तो मानव नहीं जाएगा, कहने का तात्पर्य ये है, ठीक है। और साथ साथ में आगे बात करें तो अगला है हमारा, एक बात और मैं आपको बताऊं यहाँ पर अभी, कि अभी वेस्ट बंगाल जो राज्य है, इस वेस्ट बंगाल राज्य में CBI अगर वेस्ट बंगाल में जाएगी जांच करने, तो CBI को वेस्ट बंगाल से क्या लेनी पड़ेगी, वेस्ट बंगाल की सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। कुल मिलाकर के मैं बताना ये चाह रहा हूँ आपको को, वर्तमान में आपके 9 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने ये व्यवस्था की है कि अगर CBI इन राज्यों के यहाँ जाँच करने जाती है, किसी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन करने जाती है, तो उसको वहाँ की सरकार से पहले परमिशन लेनी होगी, तभी वो उस राज्य में जाँच कार्य कर पाएगी, अन्यथा नहीं कर पाएगी, ठीक है। आगे बात करें इसके पश्चात एक PSLV C-49, ठीक है। तो फुल फॉर्म आप जानते हो, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। इसके द्वारा क्या करा गया है, आपका एक प्रक्षेपण हुआ है, यानी कि लॉन्चिंग की गई है। तो प्रक्षेपण कब हुआ था, ये हुआ था आपका 7 नवंबर को 2020 में। और स्थान कहाँ से प्रक्षेपण हुआ था, तो आप जानते हैं श्री हरिकोटा द्वीप है, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। और श्री हरिकोटा द्वीप पर जो केंद्र है उसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यानी कि कहा जाए PSLV C-49 का प्रक्षेपण 7 नवंबर को हुआ था। कहाँ से हुआ था, श्री हरिकोटा से हुआ था, या सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से हुआ था। तो एक ही बात है। प्रश्न ये भी पूछ सकता है आपसे कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, है ना, कहाँ पर है, तो आपका आंसर होगा श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। यहाँ से जो उपग्रह भेजे गए थे कुल मिलाकर के उसमें 10 उपग्रह थे वो, और 10 में एक था इंडियन और 9 क्या थे उसमें विदेशी थे। अगर देखो यहाँ पर ये प्रश्न भी नवंबर का ना होकर के फरवरी मार्च की अगर हम बात करते तो यहाँ पर हमें ये सब जानना होता कि कौन कौन से देश के 9 उपग्रह थे। लेकिन अभी ये नवंबर की बात करें तो पुरानी करंट अफेयर्स है, इससे इतना महत्व नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि लेटेस्ट हमें ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, नवंबर का इतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन हाँ, जो चीज़ें हैं फिक्स हैं, वो चीज़ नीतीश कुमार कौन सी बार CM बने, ये सब चीज़ तो पूछ ही सकता है आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक भारतीय था उसका नाम था EOS-01। ये उपग्रह का नाम है भारत के, जो प्रक्षेपित किया गया था PSLV C-49 के द्वारा, ठीक है। और 9 क्या थे, विदेशी उपग्रह थे जो इसके द्वारा छोड़े गए थे। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ये आपको याद रखना है कि EOS क्या है। EOS-01 एक सैटेलाइट है जिसका फुल फॉर्म है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसको प्रक्षेपित किया गया था हाल ही में नवंबर 2020 में PSLV C-49 के द्वारा। तो ये एक प्रश्न आपसे यहाँ से बन सकता है। और एक प्रश्न ये बन सकता है कि श्री हरिकोटा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, ये द्वीप है और इस पर कौन सा केंद्र है,
तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहाँ पर स्थित है। ठीक है, चलो आगे बात करें। तो आगे बात करेंगे हम, आगे थोड़ा सा बढ़ें। पिनाका, पिनाका एक मिसाइल है। तो यह सब नाका है, तो ये सदाबहार प्रश्न है, ये तो आपसे बार बार कभी भी पूछे जा सकते हैं, चाहे करंट अफेयर्स हो या आपका नॉर्मल जीएस हो, जीके हो, उसमें आ सकता है। पिनाका ये क्या है? पिनाका, तो पिनाका पहली बार है क्या? तो ये डीआरडीओ द्वारा विकसित है। क्या है? डीआरडीओ द्वारा विकसित है। और ये किस प्रकार की मिसाइल है? QRSAM है ना, QRSAM, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, इसको याद रखना। QRSAM श्रेणी की मिसाइल है, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जो मारक क्षमता है इसकी, मतलब किस प्रकार से मार करती है, तो सरफेस टू एयर यानी कि सतह से आकाश, सरफेस टू एयर सतह से वायु। ठीक है, ये सतह से क्या मारेगी? आकाश में मार करती है। तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है पिनाका। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा पिनाका क्या है, करंट अफेयर्स में ना पूछ करके इसको नॉर्मल जीएस में भी पूछेगा आपसे पिनाका क्या है, तो आप कहेंगे ये एक मिसाइल है। ठीक है, और इसका जो परीक्षण हुआ था वो हुआ था आपका नवंबर 2020 में हुआ था। और कहाँ से हुआ था? तो एकीकृत परीक्षण रेंज से हुआ था। और ये कहाँ पर है? तो आप जानते हो व्हीलर कहाँ पर है? ओडिशा में। तो यहाँ पर है, अब्दुल कलाम आज़ाद भी नाम है इसका। ठीक है, व्हीलर द्वीप का, तो यहाँ पर स्थित है। आगे बढ़ें। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे बात करें पिनाका के बाद में चीज़ें और आगे भी हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम में अभी काफ़ी। ठीक है, तो एक बागीर है, अभी चर्चा में काफ़ी रही थी बागीर। और इस तरह के प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं कि बागीर क्या है, तो आपको पता होना चाहिए बागीर है क्या। ठीक है, तो बागीर एक भारत की पनडुब्बी है। और ये पनडुब्बी जो है आपकी स्कॉर्पिन श्रेणी की है। स्कॉर्पिन श्रेणी की क्या है? ये पनडुब्बी है। ठीक है, इसको पहली बार जलावतरण किया गया, मतलब इसको पानी में उतारा गया था, तो वो आपका नवंबर में हुआ था। ठीक है, जलावतरण जो हुआ था वो कब हुआ था? नवंबर 2020 में हुआ था। और कहाँ से इसको शुरुआत की गई थी, कहाँ इसको पानी में पहली बार उतारा गया था? मझगांव। तो कहाँ पर? मझगांव पड़ता है कहाँ? मुंबई के पास। तो यहाँ पर इसको पहली बार पानी में उतारा गया था। यानी कि अब आगे से जो बागीर है ना, ये देश की सुरक्षा में सहयोग करेगी, पनडुब्बी है। ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक है, एक मिशन चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा अभी हाल फिलहाल में, और तो पूछेगा आपसे उस मिशन का नाम क्या था। ठीक है, तो उस मिशन का नाम मिशन सागर सेकंड। तो इसे आप याद रखोगे, मिशन सागर सेकंड। तो मिशन सागर सेकंड क्या है? तो ये है ना, मैं इसको आपको नॉर्मल बता दूं मिशन सागर सेकंड है क्या। अभी जैसे कि लॉकडाउन जब लगा था तो भारत सरकार ने विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री जो थी विभिन्न देशों को पहुंचाई थी। उस समय भी एक मिशन सागर फर्स्ट चला था। जरूरतमंद जो देश थे, मालदीव वगैरह जैसे देश हैं, इन सब के लिए भारत ने विभिन्न प्रकार की राशि, खाद्य राशि पहुंचाई थी। उसी प्रकार से मिशन सागर सेकंड चलाया गया है। अब भारत सरकार ये कर रही है, इसमें भी आपको विभिन्न प्रकार की खाद्य राशि जो है विभिन्न देशों को उपलब्ध करा रही है। ठीक है, तो मिशन सागर सेकंड जो है आपका, ये अक्टूबर है ना, ये कब चलाया गया था आपका? अक्टूबर नवंबर 2020 में चलाया गया था। और किस इसमें जहाज का प्रयोग करा था? उसका नाम है INS ऐरावत। INS ऐरावत का जहाज का हमने प्रयोग करा था। और जो विभिन्न देशों को हमने क्या कराई थी? खाद्य पदार्थों की आपूर्ति की थी। जैसे कि आपका सूडान है, जैसे कि दक्षिणी सूडान है। ठीक है, जैसे कि आपका जिबूती है और इरिट्रिया है। इन सभी देशों को हमने खाद्य आपूर्ति की थी। तो आपको याद क्या रखना है कि मिशन सागर सेकंड है क्या? तो आप बताओगे कि खाद्य पदार्थों की आपूर्ति से संबंधित, और किन देशों के लिए? जरूरतमंद देशों के लिए ये है ना मिशन भारत ने चलाया था। क्लियर? नेक्स्ट आगे देखें। तो एक मिसाइल है भारत की बहुत फेमस, आप भी जानते हो। और इस मिसाइल से
पहले भी विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं और ये है ना पक्का है कि आने वाले समय भी इस मिसाइल से विभिन्न प्रश्न पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है विविध में आती हैं, जैसे कि पिनाका मिसाइल अभी आपको बताया, करंट अफेयर्स का भी इशू हो गया, लेकिन वो आपका एक विविध का भी है कि आने वाले समय में पिनाका कई बार पूछी भी जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार से एक मिसाइल है ब्रह्मोस, आप इसको जानते ही हो। ठीक है, आपने सबने नाम सुना होगा ब्रह्मोस का। ठीक है, ब्रह्मोस हो जाएगा, चलो ठीक है। अब ब्रह्मोस मिसाइल को देखा जाए तो आप जानते हो कि ये जो बनाई गई है वो रूस के और भारत के क्या बनाई गई है, सहयोग से बनाई गई है। ठीक है, भारत के और रूस के क्या बनाई गई है, सहयोग से बनाई गई है ब्रह्मोस। तो भारत के और रूस के सहयोग से बनाई गई है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में इसका दोबारा से परीक्षण किया गया था और भारत सरकार या भारत रूस मिलकर के इसकी जो मारक क्षमता है, मारक क्षमता का मतलब ये कितनी कैपेसिटी, कितने किलोमीटर तक ये मार करती है। तो वर्तमान में तो आपको सभी को पता है 290 किलोमीटर है, 290 किलोमीटर है, लेकिन इसको बढ़ाया जा रहा है, एक्सटेंड किया जा रहा है और ये लक्ष्य है इसका 400 किलोमीटर कि इस मिसाइल को 400 किलोमीटर तक मारक क्षमता कर दी जाए। तो 290 वर्तमान में इसकी मारक क्षमता, ये प्रश्न कई बार आ चुका है कितनी मारक क्षमता है, 290, लेकिन इसको बढ़ाया कितना किया जा रहा है आपका 400 किलोमीटर तक इसको इसकी मारक क्षमता बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, और ये दो देशों मिलकर बनाई है, भारत ने और किसने, रूस ने। इसी प्रकार से एक नदी है हमारी ब्रह्मपुत्र, और इसी प्रकार से रूस की नदी का नाम है मोस्कवा। इन दोनों नदियों के नाम पर इसका नाम पड़ा है क्या, ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, इसको आप याद रखनी है। और इसकी जो गति है, इसकी स्पीड है वो 2.8 मैक की जाएगी, इसका भी ये भी गति बढ़ा दी जाएगी। तो इसकी स्पीड भी बढ़ाई जा रही है, तो मारक क्षमता बढ़ेगी, साथ में इसकी स्पीड भी बढ़ेगी। तो ये दो इसमें नए मतलब अपडेट कराया जा रहा है इसको, है ना, ब्रह्मोस मिसाइल को। तो आप इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े बिना देर करें। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम में आगे ही देखेंगे हम। और अभी भारत का कंप्यूटर है, चर्चा में काफ़ी रहा था, तो ये आपको याद भी रखना है, परम सिद्धि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो परम सिद्धि क्या है, पहली बात तो ये क्या है, कंप्यूटर है। ठीक है, तो पहली बात क्या है, ये कंप्यूटर है। और कैसा कंप्यूटर है, तो ये भारत का सुपर कंप्यूटर है। कैसा कंप्यूटर है, भारत का सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, फुल फॉर्म हो जाएगी परम सिद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, परम सिद्धि। ठीक है, परम सिद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, और ये भारत का क्या है, सुपर कंप्यूटर है। और इसकी वजह से बताऊँ मैं आपको कि ये विश्व के शक्तिशाली 500 नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड जो सुपर कंप्यूटर हैं उस सूची में इसको 63वां स्थान मिला है। दोबारा बता रहा हूँ कि विश्व के जितने भी शक्तिशाली कंप्यूटर हैं उन कंप्यूटरों में 500 नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब जिनको अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, उस श्रेणी के 500 सुपर कंप्यूटर में से इसको 63वां 63वां स्थान मिला है। तो आने वाले समय में ये एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाएगा भारत के लिए, क्योंकि 63वां इसको स्थान मिला है ना, नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटरों में, सुपर कंप्यूटर में। तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है 500 में से। ठीक है, एक एप्लीकेशन है उमंग। एक एप्लीकेशन क्या है आपका, उमंग का फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। उमंग का ये एप्लीकेशन है, मैंने बताया ये क्या है आपका एप्लीकेशन है। इसका कार्य क्या है कि जितने भारत सरकार के और विभिन्न राज्य सरकारों की जो भी नई नई योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, वो आपको इस एप्लीकेशन के माध्यम से मिल जाएंगे। तो जैसे आपका RO का एग्जाम हुआ, विशेष रूप से UPPCS में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। देगा आपको एग्जाम में कि उमंग क्या है, इतना पूछेगा बस, उमंग क्या है, तो उसमें ऑप्शन होगा एप्लीकेशन होगा एक, क्या ये उमंग एक एप्लीकेशन है। फिर ये भी पूछ सकता है उमंग एप्लीकेशन का संबंध किससे है, तो भारत सरकार विभिन्न राज्य सरकारों की जो विभिन्न योजनाएं परियोजनाएं होती हैं उनसे संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने इसका विकास किया है। ठीक है, एक विमान है आपको राफेल, आपने बहुत चर्चा में रहा है राफेल विमान, आप जानते हो राफेल। ठीक है, विमान है, और राफेल विमान जो है ये कहाँ से प्राप्त हो रहा है, हमें फ्रांस से। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि राफेल विमान के विभिन्न विमान अब हमें मिलने शुरू हो गए हैं, यानी कि फ्रांस से हमें इसकी सप्लाई होना प्रारंभ
चलिए तो अब बात करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम के बाद अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की। तो अब बात करेंगे इंटरनेशनल या आपका अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें जानने के लिए जो हम यहाँ पर जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के तहत। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें जानने के लिए मिलेंगी एक नए तौर पर कि यहाँ पर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या होंगी, महत्वपूर्ण सिद्ध होंगी, परीक्षा उपयोगी होंगी। ठीक है, तो बिना देरी करे इनको भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बात समझौता बताऊँगा आपको अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में। पहला यहाँ पर आएगा पेरिस समझौता। पेरिस समझौता जो हुआ था आपका, ये हुआ था 2015 में। ठीक है, 2000 का हुआ था, 15 में हुआ था। इसकी विशेष बात ये थी कि इस समझौते का संबंध किससे है। ठीक है, तो संबंध इसका ग्रीन हाउस, जो आपकी ग्रीन हाउस गैस होती है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। तो जब ये समझौता किया गया था तो इसका उद्देश्य क्या था, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका उत्सर्जन क्या करा जाए, कम करा जाए, उसके लिए करा गया था। लेकिन अभी हाल ही में जो आपका यूएसए है, यूएसए जो है इसने नवंबर 2020 में इस समझौते से अपना नाम वापस ले लिया है, अर्थात यूएसए क्या हो गया है, इस समझौते से अलग हो गया है। ठीक है, तो ये झटका है इस पेरिस समझौते को बहुत बड़ा कि अमेरिका एक मजबूत देश था। वैसे आपको पूरा तो दिसंबर 2015 में हुआ था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए। ठीक है, तो ये एक ईवीएस का प्रश्न भी है यहाँ से कि पेरिस समझौते का संबंध किससे है। तो आपको विकल्प में बहुत सारे मिलेंगे, जलवायु परिवर्तन से, ग्रीन हाउस से, जैव विविधता से, इस प्रकार से प्रश्न आपके साथ बना करके देगा। तो आपका आंसर होगा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से। ठीक है, इसका संबंध रहा था। नेक्स्ट आगे बढ़े अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में। ठीक है, तो एक अभी आपने जापान देश है। ठीक है, तो जापान देश में सम्राट वगैरह आज भी हुआ करते हैं। तो वहीं पर जापान में आपका ओकिशिनो, इनका एक नाम और है फूमिहितो। तो ओकिशिनो अथवा फूमिहितो कौन है, तो ये जापान सम्राट है ना, ये कौन है, जापान सम्राट के छोटे भाई हैं। जापान सम्राट के छोटे भाई हैं। क्यों चर्चा में आए हैं, क्योंकि अब ये जो है युवराज है ना, युवराज घोषित कर दिए गए हैं। युवराज घोषित कौन कर दिए गए हैं, ये ओकिशिनो अथवा फूमिहितो जापान के नए युवराज घोषित कर दिए गए। यानी कि भविष्य में है ना, जो वर्तमान सम्राट हैं नारुहितो, उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके पश्चात ये क्या बनेंगे, वहाँ के सम्राट बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला काफ़ी महत्वपूर्ण आ रहा है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। तो वो है आपका आसियान। आसियान, ठीक है, तो अभी आसियान का हाल फिलहाल में है ना 37वां क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था। ठीक है, 37वां क्या हुआ था बच्चा, इसका सम्मेलन हुआ था। अच्छा, पहले इसको जान लेते हैं आसियान की फुल फॉर्म क्या है। तो एसोसिएशन है ना, इसको याद रखना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो ये कैसे प्रश्न है, फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है कभी भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो इसका 37वां सम्मेलन हुआ था अभी हाल फिलहाल में। ठीक है, इसके विषय में दो चार बातें और बताऊं कि इसका, हाँ ये आपसे पूछ सकता है कि ये इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो बच्चा तो इसका मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता में है। ठीक है, ये बात भी याद रखना। इसमें जो सदस्य देश हैं तो वो कितने हैं आपके, 10 क्या है इसमें सदस्य देश हैं। ठीक है, तो आसियान 37वां शिखर सम्मेलन हुआ था हाल फिलहाल में। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका, जकार्ता में। और इसमें सदस्य देश कितने हैं, 10 हैं। अब करंट अफेयर्स की बात करें, इसका करंट अफेयर्स की बात क्या है, तो जो सम्मेलन हुआ था इसका अभी मेजबानी जो की थी इसने, मेजबानी जो किसने की थी, वो की थी आपकी किसने, वियतनाम ने। किसने, वियतनाम कंट्री है। अच्छा, एक बात यहाँ पर सदस्य से याद आया, तो याद रखना सदस्य देश ने कि भारत सदस्य
नहीं है। ये काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है ना। कई बार प्रश्न ऐसे आते हैं कि निम्नलिखित में से किस संगठन का भारत सदस्य है, तो भारत सदस्य नहीं है, तो वहां पर एक विकल्प मिलेगा आसियान। तो आसियान का भारत क्या सदस्य नहीं है, इस बात को याद रखना। मेजबानी कौन कर रहा है इसका, वियतनाम कर रहा था। अच्छा, ये जो मेजबानी होती है, सम्मेलन जो हुआ था आसियान का, ये पूरी तरह से क्या था, ऑनलाइन था, यानी कि आपका वर्चुअल था। ठीक है, पूरी तरीके से ऑनलाइन हुआ था, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए से किया गया था। किसी प्रकार से सभी राष्ट्र प्रमुख जो थे वियतनाम गए नहीं थे, बल्कि ऑनलाइन ही करा गया था, तो वर्चुअल तरीके से ये हुआ था। ठीक है, आगे बात करें, इसके साथ जो आगामी सम्मेलन होने वाला है, मतलब आगामी का मतलब अब जो फ्यूचर में होगा, तो वो मैं आपको बताऊं कि एक तो आपका अप्रैल/मई 2021 में होने की संभावना है, और दूसरा आपका अक्टूबर/नवंबर में होने की संभावना है 2021 में ही। तो अब पूछिए कहाँ कहाँ हो सकता है, तो आपको एक देश है, जानते हैं आप, ब्रुनेई। तो संभावना है कि ये सम्मेलन कहाँ होगा, ब्रुनेई में होगा। ब्रुनेई कहाँ पर है, मलेशिया के पास में ब्रुनेई है। ठीक है, तो ब्रुनेई में ये इसके होने की संभावना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। तो आपने जाना 37वां शिखर सम्मेलन हुआ था, स्थापना 1967, मुख्यालय जकार्ता, सदस्य कितने हैं, 10, भारत इसका मेंबर नहीं है। मेजबानी वियतनाम ने की थी, ऑनलाइन हुआ था, वर्चुअल हुआ था। आगामी जो है आपका अप्रैल/मई में 21 में होगा, तो ब्रुनेई में होगा, और अक्टूबर-नवंबर में हो रहा है, तो अभी कहाँ हो रहा है, ब्रुनेई में हो रहा है। एक यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट बात यह है कि आसियान का जो सम्मेलन हुआ था, इस आसियान के सम्मेलन के साथ साथ में 2 सम्मेलन और हुए थे, जो आसियान के साथ ही हुए थे, अलग से नहीं, आसियान के साथ ही हुए थे। एक हुआ था यहाँ पर भारत आसियान, ठीक है, 17वीं बैठक, क्योंकि भारत इसका सदस्य नहीं है, तो आसियान के साथ भारत क्या करता है, अलग से एक बैठक करता है। तो 17वीं बैठक हुई थी, तो वो भी क्या हुई थी, आपके ऑनलाइन हुई थी। ठीक है, और दूसरा 15वीं पूर्वी एशियाई, ठीक है, और शिखर सम्मेलन। तो ये 2 भी सम्मेलन हुए थे, वियतनाम की मेजबानी में ही हुए थे। ये भी दोनों क्या हुए थे, ऑनलाइन हुए थे, वीडियो कॉन्फ्रेंस वर्चुअल हुए थे। ठीक है, तो आसियान को ये सब बातें आप याद रखना, ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में ही चल रहा है ये भी, और कुछ बातें हैं इसके साथ साथ हम उन्हें भी देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल में G20 का सम्मेलन हुआ था, और G20 का ये जो सम्मेलन हुआ था वो कौन सम्मेलन था, तो 15वां सम्मेलन हुआ था। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न बनेगा आपसे बहुत सारे। तो पहले बेसिक बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, किसकी, G20 की। तो इसकी स्थापना हुई थी बच्चा 1999 में हुई थी, और है ना, ये कैसा हुआ था सम्मेलन, अभी जो हुआ है, तो ये कैसा हुआ है, ऑनलाइन या वर्चुअल हुआ है। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई। दूसरी अगर बात करें, मेजबानी किसने की थी इसकी, इसको होस्ट कौन किया था, तो वो क्या था आपका सऊदी अरब ने इसकी मेजबानी की थी। क्लियर, और इसके आगामी सम्मेलन आप याद रखना, आगामी सम्मेलन महत्वपूर्ण है। 3 लिखवा रहा हूं क्योंकि 3 में एक भारत में होने वाला है, इसलिए महत्वपूर्ण, और कोई बात नहीं है। 2021 जो चल रहा है, 2022 और 2023। तो 21 में होगा आपका इटली में, और 22 में होगा आपका इंडोनेशिया में, और 23 का आपका महत्वपूर्ण है, 23 में कहाँ होगा, भारत में। ये आपको महत्वपूर्ण है। अब किसी भी एग्जाम को अगले 1 साल तक, 2 साल तक, ये वाला महत्वपूर्ण फिक्स है आपका कि 2023 में कहाँ होगा, भारत में। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण फैक्ट है इसका G20 का। तो कई बार पूछा जाएगा G20 का आगामी सम्मेलन 2023 में कहाँ होगा, तो कहाँ पर होगा, भारत में। ठीक है, नेक्स्ट, G20 का भारत क्या सदस्य है, भारत सदस्य है। तो G20 का है, आसियान का सदस्य नहीं है। G20 है क्या, तो G20 सम्मेलन किन देशों का समूह है, तो जो विश्व के विकसित राष्ट्र हैं और जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, अभी इमर्जिंग इकोनॉमी है ना, जो उभर करके आ रही है, उन सब देशों के वित्त मंत्रियों का और उन देशों के बैंकों के जो गवर्नर होते हैं, राष्ट्रीय गवर्नर बैंकों के, उन सब के गवर्नरों का, प्रमुखों का होने वाला एक सम्मेलन है, समूह है G20। ठीक है, आगे बात करें बिना देर करे, तो देखो आगे है आपका, इसी क्रम में चीजें आगे बढ़ा रहे हैं। तो ब्रिक्स
ठीक है। तो ब्रिक्स को भी हमें जानना जरूरी है। तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म तो जानते हैं सभी, ब्रिक्स की फुल फॉर्म है ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और आपका साउथ, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना। ठीक है, तो ये ब्रिक्स के देशों का समूह है। ठीक है, ब्रिक्स तो इसके फुल फॉर्म से आपको लग रहा है ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। कुल मिलाकर के आपका ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 5 देशों का समूह के कहलाता है, ब्रिक्स कहलाता है। पहले ब्रिक था, इसमें साउथ अफ्रीका नहीं, तो पहले ब्रिक कहलाता था। ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना थे, लेकिन जब साउथ अफ्रीका आ गया इसका नाम हो गया ब्रिक्स। तो इसका भी हाल फिलहाल में सम्मेलन हुआ है। कौन सा सम्मेलन हुआ है बच्चा? तो 12वां सम्मेलन हुआ है इसका, 12वां सम्मेलन हुआ है। ठीक है, ये भी कैसा था आपका? वर्चुअल था। ठीक है, मेरी बात समझ गए, यानी कि ऑनलाइन आप कहना चाहो तो इससे ये कह सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ था। लेकिन इसकी जो मेजबानी की थी, इसको जो होस्ट किया था वो किसने किया था? आपका रूस ने किया था। कौन किया था? रूस। ठीक है, इसका थीम याद रखना, 12वें सम्मेलन का थीम क्या था? थीम आपसे विभिन्न परीक्षाओं, विशेष रूप से लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षा आयोजित कराई जाएगी उसमें पूछ सकता है, थीम क्या था? तो वैश्विक स्थिरता, वैश्विक स्थिरता, कौमा साझा सुरक्षा और वैश्विक स्थिरता और साझा सुरक्षा और अभिनव विकास, अभिनव विकास। वैश्विक स्थिरता, कौमा साझा सुरक्षा और अभिनव विकास, ये इसका थीम रहेगा। ठीक है, ये थीम था इसका। आगामी सम्मेलन इसका महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है कि आगामी 2021 में कहाँ होगा? तो आगामी होगा भारत में, यानी कि इस साल 2021 में ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ होने वाला है? भारत में होने वाला है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट है। जैसे G20 का 2023 में कहाँ होगा? भारत में होगा, उसी प्रकार से ब्रिक्स का 2021 में कहाँ होगा? भारत में होगा। तो ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट रहेगा, यानी कि ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास आ चुकी है। ठीक है, क्योंकि सम्मेलन की समाप्ति के साथ ही जो अध्यक्षता होती है वो ट्रांसफर कर दी जाती है अगले देश को जिसमें आपका सम्मेलन होने वाला होता है। ठीक है, और जब भारत में सम्मेलन होगा, तो जब किसी अगले देश में सम्मेलन होगा तो उसको अध्यक्षता सौंप दी जाएगी। ठीक, आगे बढ़े। इसके ब्रिक्स के बाद एक सम्मेलन और हुआ था, SCO। तो इसका संघाई सहयोग संगठन, अर्थात संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन। ठीक है, तो अगर इसकी बात करूं मैं SCO की, इसमें सदस्य कितने हैं बच्चा? इसमें सदस्य आपके कितने? 8। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए, कब इसकी स्थापना हुई थी? 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। और ठीक है, इसका मुख्यालय तो आपको पता ही है सबको, मुख्यालय कहाँ पर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ठीक है, तो संघाई का मुख्यालय आपका क्या कहते हैं? चाइना में। कहाँ पर है? चीन में। ठीक है, इसकी मेजबानी किसने की थी? मैं लिख दे रहा हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, तो अगर बात करें इसका मुख्यालय चीन में कहाँ पर है? संघाई, संघाई एक जगह है चीन, वहाँ पर हुआ था। ये भी क्या हुआ था आपका? वर्चुअल हुआ था या वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिए हुआ था। ठीक है, और इसका भारत मेंबर है, तो आपको पता ही है भारत क्या इसका सदस्य है। मैं आपको बताऊं तो 2017 में संघाई सहयोग संगठन का भारत क्या बन गया था? सदस्य बन गया था। ठीक है, तो सदस्य कुल कितने हैं? 8। स्थापना कब हुई थी? 1996 में। मुख्यालय कहाँ पर? संघाई चीन में। ऑनलाइन हुआ था, वर्चुअल हुआ था। भारत का मेंबर है 2017 से। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं तो इसके यहाँ पर जो सम्मेलन हुआ था संघाई का, तो इस संघाई सम्मेलन में 2 प्रकार के सम्मेलन हुए थे, है ना? 2 प्रकार के क्या हुए थे? सम्मेलन। तो इसमें 2 प्रकार के सम्मेलन हुए। तो 2 प्रकार कौन कौन से थे? एक सम्मेलन हुआ था आपका क्या कहते हैं इसमें, राष्ट्र प्रमुखों का, मतलब जो इसके सदस्य देश हैं उनके राष्ट्र प्रमुख जो हैं, राष्ट्र प्रमुखों का सम्मेलन था। और दूसरा था संबंधित देश के शासन प्रमुखों का सम्मेलन। ठीक है, राष्ट्र प्रमुख का सम्मेलन और शासन प्रमुखों का सम्मेलन। ठीक है, तो बच्चा जो राष्ट्र प्रमुख का सम्मेलन था, इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी रूस ने।
किसने की थी? रूस ने। और जो शासन प्रमुख थी इसकी अध्यक्षता की थी किसने? भारत ने। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है कि जो संघाई सहयोग संगठन का सम्मेलन हुआ था उसके शासन प्रमुख वाले सम्मेलन का अध्यक्षता किसने की थी? भारत ने की थी। दोनों हुए थे, ठीक है। और आगामी यानी कि 2021 में जो सम्मेलन होने वाला है, 2021 का बता रहा हूँ मैं आपको, इसका भी और इसका भी 2021 में, तो ये तो 20 का हो गया, ठीक है, नवंबर में हुआ था, क्लियर। तो राष्ट्र प्रमुख सम्मेलन जो 2021 में होगा उसकी जो मेजबानी करेगा वो करेगा ताजिकिस्तान। कौन करेगा? ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान मध्य एशियाई देश है, ताजिकिस्तान करेगा। और वहीं आपका शासन प्रमुख का जो करेगा वो करेगा आपका कजाकिस्तान। कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान, ये भी क्या है आपका? मध्य एशियाई देश है। तो ताजिकिस्तान एक तरफ कर रहा है राष्ट्र प्रमुख की अध्यक्षता और शासन प्रमुख की कौन करेगा? कजाकिस्तान करेगा, ठीक है। इस प्रकार से यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। इसके बाद एक सम्मेलन और हुआ था और भारत के साथ ही हुआ था, उसका नाम है आभासी शिखर सम्मेलन। आभासी शिखर सम्मेलन। तो आभासी शिखर सम्मेलन जो हुआ था ये भी नवंबर में हुआ था। ये है क्या? तो ये द्विपक्षीय सम्मेलन है, मतलब दो पक्षों के मध्य होने वाला सम्मेलन है। और इस प्रकार के आभासी शिखर सम्मेलन भारत ने दो देशों के साथ किया था। एक तरफ भारत है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी क्या है? भारत है। तो भारत ने एक तो इटली के साथ किया था ऐसा सम्मेलन और भारत ने एक किया था लग्जमबर्ग के साथ। लग्जमबर्ग कंट्री है यूरोप का, उसके साथ हुआ था। तो इन दो देशों के साथ में भारत ने अपना आभासी सम्मेलन किया था, इटली के साथ में और एक आपके लग्जमबर्ग के साथ में, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा आप याद रखना। आभासी शिखर सम्मेलन क्या होता है? द्विपक्षीय दो राष्ट्रों के मध्य होने वाला सम्मेलन आभासी सम्मेलन नाम दिया गया है। भारत ने दो देशों के साथ किया है, 1 और 2, ठीक। नेक्स्ट आगे बात करें तो आपको बताना चाहूँगा यहीं पर आवासीय सम्मेलन के साथ साथ में एक और सम्मेलन हुआ था। यहीं पर मतलब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में आप लिख रहे हो, इसका मतलब ये है एपेक। एपेक, ठीक है, एपेक का शिखर सम्मेलन हुआ था। और ये एपेक का कौन सा सम्मेलन था? 27वां सम्मेलन था, 27वां शिखर सम्मेलन था। अच्छा, इसकी थोड़ी सी बात करें, अगर मैं इसकी बात करूँ आपका स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1989 में और इसका मुख्यालय जो है वो आपका कहाँ पर है? सिंगापुर में। कम से कम आप इनको तो याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं जो लिखवा रहा हूँ, ठीक है। स्थापना और इसका मुख्यालय कहाँ? सिंगापुर में। अब बात करते हैं है क्या एपेक? तो एशिया क्या कहते हैं आपका? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ठीक है। आगे बढ़े इसके विषय में। तो ये कितने देशों का समूह है बच्चा? तो 21 देशों का ग्रुप है ये एपेक, ठीक है। और अभी जब सम्मेलन हुआ था 27वां, तो इसकी जो मेजबानी की थी, ठीक है, इसकी जो मेजबानी की थी वो किसने की थी? मलेशिया ने। कौन किया था? मलेशिया किया था। और जो इसका आगामी सम्मेलन होगा, आगामी आपको विशेष रूप से भी याद रखने हैं, तो वो होगा आपका न्यूजीलैंड में। कहाँ होगा? न्यूजीलैंड, ठीक है। और एक बात और याद रखनी है एपेक में कि भारत जो है, भारत सदस्य नहीं है, ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। भारत इसका मेंबर नहीं है एपेक का, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना आपका 1989 में हुई थी, मुख्यालय सिंगापुर में है। 21 देशों का कुल मिलाकर के ये समूह है। भारत इसका मेंबर नहीं है। मेजबानी जो हुआ था मलेशिया ने की थी। आगामी जो होगा 2021 में न्यूजीलैंड में होगा, ठीक है। तो एपेक के विषय में ये बात हो गई। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि एपेक का 27वां शिखर सम्मेलन हुआ था। तो यहाँ इन लोगों ने एक प्रोग्राम का अनाउंसमेंट किया था। उस प्रोग्राम का नाम था पुत्रजाया विजन, पुत्रजाया विजन 2040। तो पूछेगा
कि पुत्र जाया विजन 2040 क्या है, तो आप कहोगे एपेक का विकास कार्यक्रम है। मतलब एपेक की जो कंट्री हैं उन्होंने मिलकर के अपना एक विजन नाम दिया है, इसका नाम है पुत्र जाया विजन 2040। तो पूछे पुत्र जाया विजन का संबंध किन देशों के समूह से है, तो एपेक देशों के समूह से इसका संबंध है। क्लियर, आगे बढ़े। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को ही आगे बढ़ा रहे हैं अभी भी। इसमें एक आपका चांग-ई 5 आएगा। चांग-ई 5 क्या है, तो चर्चा में रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि चाइना ने कुछ ना कुछ करता रहता है। आपको नाम से लगता है चांग-ई, पांगी, पोंगी, ये सब चाइना के नाम रहते हैं। तो चांग-ई क्या नाम है, चांग-ई 5, चांग-ई 5। ठीक है, चांग-ई 5 क्या है, तो इसका जो प्रक्षेपण किया गया था, जो इसको लॉन्च किया गया था, प्रक्षेपण लॉन्चिंग हुई थी इसकी, तो नवंबर में हुई थी, आपका नवंबर 2020 में हुई थी। ये मिशन है क्या, तो चंद्रमा के लिए भेजा गया है, चंद्रमा के लिए मिशन है। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि चंद्रमा का वो हिस्सा जो हम नहीं देख पाते हैं, है ना, चंद्रमा का वो हिस्सा जो हम नहीं देख पाते हैं, जिसे हम फॉर साइड बोलते हैं, चंद्रमा का फॉर साइड कहलाता है, उस हिस्से के, है ना, उस हिस्से के नमूने लेने के लिए चांग-ई 5 को चीन ने क्या करा है, भेजा है। तो किसका है ये चांग-ई 5, चीन का है। प्रक्षेपण नवंबर में हुआ था, चंद्रमा के लिए मिशन है। उद्देश्य मैंने आपको बता दिया, फॉर साइड, वह हिस्सा चंद्रमा का जो हम नहीं देख पाते हैं पृथ्वी से, तो उस हिस्से के अध्ययन के लिए, उस हिस्से के मिट्टी के नमूने लेने के लिए चांग-ई 5 गया है। क्यों नहीं देख पाते हैं, चंद्रमा का एक फिक्स हिस्सा ही हम देख पाते हैं, क्योंकि चंद्रमा की जो मूवमेंट है और पृथ्वी की जो गति है, दोनों की गति क्या है, समान है, लगभग समान है। तो इस वजह से हमेशा एक हिस्सा हमें दिखाई देता है, दूसरा हिस्सा में चंद्रमा का दिखाई नहीं देता। चलो आगे बढ़े। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को भी आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें एक आपने नाम सुना होगा, जोसेफ रोबिन्ट ठीक है, बाइडन जॉर्ज JH। ठीक है, कौन है ये, तो कुछ समझ में आ रहा है कौन है, आपने शॉर्ट में जानते हो किस नाम से, जो बाइडन। क्या बोलते हैं इन्हें, जो बाइडन। तो ये अमेरिकन राष्ट्रपति का फुल नेम है, ये लिखा हुआ, ठीक है, जो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। शॉर्ट में हम बोलते हैं जो बाइडन। तो जो बाइडन किस पार्टी के हैं, तो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं ये। ठीक है, दूसरी बात, ये USA के, ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है जो मैं लिखवाने जा रहा हूँ, इसको आप विशेष रूप से याद रखेंगे। USA के 46वें राष्ट्रपति। ठीक है, और व्यक्ति क्रम में देखें, व्यक्ति क्रम में तो कौन से हैं, 45वें। USA के कौन से राष्ट्रपति हैं, 46वें, लेकिन व्यक्ति क्रम में जाएंगे तो कौन से राष्ट्रपति हैं, 45वें। दोनों में अंतर है, USA के 46वें राष्ट्रपति हैं, लेकिन व्यक्ति के सीक्वेंस में जाएंगे तो 45वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, इनका पूरा नाम ये हो गया, जो बाइडन हो गए, डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित हैं। ठीक है, और अभी पेरिस समझौता मैंने आपको बताया था कि दिसंबर 2015 का था पेरिस समझौता, जिसे नवंबर 2015 से अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति थे उन्होंने मना कर दिया उसका सदस्य रहने के लिए, या उसके समझौते से बाहर हो गए थे। तो बाइडन जो है ये इसके इच्छुक हैं कि दोबारा से पेरिस समझौते में अमेरिका क्या हो, शामिल हो। तो आने वाले समय में हो सकता है, मैं आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाऊंगा कि अमेरिका जो है पुनः उसमें सम्मिलित हो जाएगा। तो संभावना है कि हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ है। आपका जो महीने चल रहा है, मार्च का लास्ट चल रहा है, तो अभी तक तो नहीं हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। इन्हीं के साथ में एक नाम और है, कमला हैरिस। आप जानते हो कमला हैरिस को। तो कमला हैरिस कौन है, इनके विषय में आपको अभी आगे चल के और बताऊंगा थोड़ा सा। कमला हैरिस, ठीक है, कमला हैरिस जो है, फिलहाल आप इतना जान लो कि अमेरिकन, भारतीय मूल की है ना, भारतीय मूल की क्या है ये, भारतीय मूल की USA की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति हैं। तो कमला हैरिस कौन है, भारतीय मूल की हैं,
भारतीय मूल की हैं और यूएसए की कौन है, प्रथम महिला उपराष्ट्रपति हैं, तो इनको याद रखना। इनकी माता जी जो थी आई थिंक साउथ इंडिया से थी, है ना, कर्नाटक या तमिलनाडु से थी आई थिंक, तो वहाँ से इनकी माता जी थी। इनकी माता जी चली गई थी फॉरेन, तो वहाँ जाके फॉरेन से मैं शादी कर ली थी, उसके बाद ये भारतीय मूल की कहलाई। ठीक है, चलो आगे बात करें कमला हैरिस के बाद। तो आपने नाम सुना है जनरल, ये तो आप जानते हो, एम नरवाणे, जनरल एम नरवाणे। तो ये कौन है, तो सबको पता है, थल सेना अध्यक्ष हैं, थल सेना अध्यक्ष हैं। ठीक है, और ये अभी हाल फिलहाल में नेपाल देश की यात्रा पर गए थे। कहाँ गए थे, नेपाल गए थे। जब नेपाल गए तो इन्हें वहाँ के, नेपाल जब देश की यात्रा पर पहुंचे तो इनको वहाँ पर जो है नेपाली सेना के जनरल की मानद उपाधि दी गई थी। कैसी उपाधि, मानद उपाधि दी गई थी, मानद उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा आप याद रखना, जनरल एम नरवाणे को। ठीक है, आगे बात करें, चलो आगे बात करेंगे एक लास्ट अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में, उसके बाद आर्थिक की बात करेंगे, इकोनॉमिक जो भी इवेंट्स हुए थे इस दौरान करंट अफेयर्स में, उनको जानेंगे। तो एक आपका है स्पेस एक्स। तो पहली बात, स्पेस एक्स है क्या, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, स्पेस एक्स अमेरिका की एक निजी, है ना, अंतरिक्ष से संबंधित कंपनी है। यानी कि अमेरिका के विभिन्न अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भाग लेने वाली एक स्पेस एक्स प्राइवेट कंपनी है, जिसने यानी कि स्पेस एक्स ने नासा के साथ मिलकर के 4, है ना, जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको आपको अंतरिक्ष भेजा है। मेरी बात समझ गए। तो इसने क्या करा था, स्पेस एक्स आपसे पूछा क्या है, तो आप बताओगे एक अंतरिक्ष कंपनी है, और कैसी है, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। कहाँ की है, यूएसए की कंपनी है। नासा ने इसके साथ समझौता किया था और नासा ने मिलकर के अपने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस भेजा है इस कंपनी के सहयोग से। तो उन 4 यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए इसने एक प्रॉपर कैप्सूल बनाया था, उसका नाम था ड्रैगन कैप्सूल। ड्रैगन कैप्सूल, ठीक है। ड्रैगन कैप्सूल द्वारा स्पेस एक्स ने उन 4 यात्रियों को भेजा था। मैं आपको बताऊं थोड़ी यहाँ पर जानकारी ड्रैगन कैप्सूल के बारे में। ड्रैगन कैप्सूल, इससे पहले जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, है ना, तो वो बड़ी ही अजीबोगरीब स्थिति में, उनको एकदम मतलब बहुत कम स्पेस होता था उसमें, जो कैप्सूल पहले जाता था बहुत कम स्पेस, और 4 उसमें 2-3 जो भी यात्री जाते थे, 1 जाए 2 जाए 3 जाए, तो उनको बस बैठने लायक जगह होती थी ना, तो उसमें जरा भी मूव करने लायक स्थिति नहीं थी, बस वो जरा से बैठ जाते थे बुरी तरीके से। और अगला सफर उनका जब तक वो नहीं पहुंचते थे अपने रेस पर अंतरिक्ष में, तब तक बड़ी ही अजीबोगरीब स्थिति में उनको बैठना पड़ता था, है ना। और लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो ड्रैगन कैप्सूल बनाया है इस कंपनी ने, स्पेस एक्स ने, तो इसमें 4 चेयर लगाई गई थी, बाकायदा 4 चेयर लगाई थी, वहीं पर उनका कंप्यूटराइज पूरा सिस्टम था। आराम से चेयर पर बैठ करके वो लोग, है ना, वो अंतरिक्ष के लिए गए थे। तो अपने आप में एक नया आविष्कार टाइप का है ड्रैगन कैप्सूल। तो पहले के जो कैप्सूल थे और ड्रैगन कैप्सूल में बहुत अंतर आया है। तो स्पेस एक्स ने 4 यात्रियों को एक साथ अंतरिक्ष की यात्रा कराई है। ठीक है, आर्थिक परिदृश्य की, यानी कि इकोनॉमिक जो भी घटनाएं हुई थी करंट अफेयर्स के दौरान इस माह में, तो उनको जानते हैं कि आर्थिक घटनाएं क्या रही थी। ठीक है, तो थोड़ा सा इकोनॉमिक्स वाले क्षेत्र को देखते हैं, आर्थिक वाले क्षेत्र को। ठीक है, इकोनॉमी में क्या हुआ था। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि 15वां जो वित्त आयोग था, 15वां वित्त आयोग, ठीक है, इसने जो है अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी है, जमा कर दी है। ठीक है, और किसको जमा की है ये, राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को। तो आपको पता है कि वित्त आयोग जो है आर्टिकल आपका 280 के तहत गठित किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा 5 साल के लिए। ये तो बच्चे वाली बात है खैर। तो 15वें वित्त आयोग, इसने अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी है राष्ट्रपति के लिए। और इसका गठन जो हुआ था 15वें वित्त आयोग का 2017 में हुआ था। इसका जो कार्य था 2020 से लेकर के 25 था, लेकिन कोरोना या कोविड-19 चलते इसको बढ़ा करके 2026 कर दिया गया था। ठीक है,
तो इसका जो टाइम पीरियड रहा है 2020 से 2026 रहा था। तो फाइनली इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। तो अब जो सिविल सर्विस की विभिन्न परीक्षाएं होंगी लोक सेवा आयोग के थ्रू, तो हो सकता है करंट अफेयर्स में आने वाले समय में, जैसे पीसीएस का जून में होने वाला, तो इसको मैं कराऊंगा अलग से कि 15 वित्त आयोग की रिपोर्ट सिफारिश कौन कौन सी प्रमुख सिफारिशें थी, उसमें यहाँ से एक प्रश्न आपका बन सकता है। फिलहाल अभी आप ये जानेंगे कि अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, 2020 से 26 कार्यकाल था, ठीक है, यहाँ तक। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो NK सिंह इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। तो आर्थिकी में हम लोग शुरुआत कर चुके हैं और आर्थिकी में आगे बात करेंगे इनके पश्चात, है ना। लक्ष्मी विलास बैंक, एक बैंक है लक्ष्मी विलास बैंक। तो इस बैंक को जान लेते हैं, क्या है लक्ष्मी विलास बैंक। लक्ष्मी विलास बैंक, तो लक्ष्मी विलास बैंक जो है ये निजी क्षेत्र की बैंक थी, निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर की बैंक थी, निजी क्षेत्र की बैंक थी ये। इसका जो है अभी इसको मर्ज कर दिया गया है डीवीएस बैंक में। डीवीएस बैंक में क्या करा है, इसको मर्ज कर। तो आपको इतना याद रखना है, लक्ष्मी विलास बैंक जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक थी, इसको डीवीएस बैंक में क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया। तो आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि लक्ष्मी विलास बैंक का हाल फिलहाल में किस बैंक में मर्ज किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, डीवीएस बैंक में इसको मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये आपका करंट अफेयर्स के साथ साथ इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन बनेगा। एंडोरा, एंडोरा एक छोटा सा देश है, मैं आपको बताऊं तो फ्रांस और प्लस स्पेन के मध्य स्थित है, एक लैंडलॉक कंट्री है एंडोरा, स्पेन और फ्रांस के बीच में, ठीक है। वहाँ पर एक पर्वत है आपका, इन दोनों की सीमा पर पायरेनीज पर्वत है। ये पर्वत कई बार पूछा जाता है कि ये पर्वत किन दो देशों की सीमाओं पर, तो फ्रांस की और स्पेन की सीमाओं पर एक पर्वत है, पायरेनीज पर्वत है, ठीक है। तो एंडोरा एक देश है जो इसी पर्वत पर स्थित है और फ्रांस के और स्पेन की बाउंड्री पर दोनों देशों की सीमाओं पर स्थित है। बात आती है एंडोरा की चर्चा में रहा, तो बस वो आपकी काम की बात है। तो IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF जो है, तो एंडोरा IMF का 190वां सदस्य है। क्या होगा, सदस्य। तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, कि IMF का नवीनतम देश कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा एंडोरा। एंडोरा जो है IMF का अभी हाल फिलहाल में 190वां देश बना है, ठीक है। और ये कहाँ पर है, फ्रांस के और स्पेन के बाउंड्री पर, यह पायरेनीज पर्वत पर स्थित है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप इसको करंट अफेयर साथ साथ इकोनॉमिक्स में भी याद रखेंगे, ठीक। आगे बढ़े, वेरी गुड। तो मैं एक चीज और आपको बता रहा हूँ, एक है आपका आरसेप या रिशेप, CEP, आरसेप क्या है, तो ये आपका रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, यानी कि मैं आपको बताऊं तो ये आसियान, जो अभी मैंने आपको बताया था, आसियान जो सदस्य देश हैं, आसियान प्लस 5 अन्य सदस्य हैं, अन्य देश हैं, इन देशों के मध्य कुल मिला के इन देशों के मध्य एक समझौता हुआ है, RCEP, ये है ना, अपने मध्य मुक्त व्यापार को फॉलो करेंगे, मुक्त व्यापार करेंगे। तो भारत ने इससे मना कर दिया है, भारत इसने इस पर साइन करने से मना कर दिया, भारत ने हस्ताक्षर से इनकार कर दिया, भारत ने मना कर दिया, हम इस पर साइन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भारत पे साइन करेगा तो मुक्त व्यापार से भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। चाइना से बड़ी मात्रा में भारत क्या होता है, चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती हैं, तो इंपोर्ट कम होता है, एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, तो इसके चलते हमें नुकसान हो जाएगा। तो भारत ने इस पर साइन करने से मना कर दिया। तो आपसे पूछ सकता है कि भारत ने रेशेप पर साइन किए हैं तो वह नहीं किया, तो आप कहोगे नहीं, भारत ने इस पर साइन नहीं किए हैं, ठीक है, क्लियर। चलो आर्थिकी में लास्ट है आपका एक और, ये भी महत्वपूर्ण है आपका, आर्थिकी में समझने वाली चीज़ है, ये आपका विदेशी मुद्रा कोष, विदेशी मुद्रा कोष, और ये स्थिति जो है आपको नवंबर 2020 की कंडीशन है। इसका विदेशी कोष, भारत का विदेशी मुद्रा कोष, यहाँ से PCS वगैरह में प्रश्न पूछे जाते हैं कि वर्तमान में भारत का विदेशी मुद्रा कोष कितना है, क्या है, तो यहाँ से प्रश्न पूछता है। तो मैं बताऊँ आपको, विदेशी जो मुद्रा परिसंपत्तियाँ हैं, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों की जो वैल्यू है
वो है 533.103 अरब डॉलर। ठीक है, ये सारा डाटा अरब डॉलर में है। तो फॉरेन है ना, आपका विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति का मतलब ये हो गया फॉरेन जो आपका मनी वगैरह है ना, और एसेट्स आपकी परिसंपत्तियां। तो कुल मिलाकर के विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति की जो वैल्यू है भारत के पास वो कितनी है, 533.103 अरब डॉलर है। ठीक है, दूसरा भारत के पास जो गोल्ड है और जो गोल्ड की वैल्यू है भारत के पास वो कितना है, 36.015 अरब डॉलर। ठीक है, उसी प्रकार से एसडीआर कितना है भारत के पास में, तो एसडीआर भारत के पास है 1.492 अरब डॉलर। उसी प्रकार से भारत ने आईएमएफ के पास जमा किया हुआ है कुछ पैसा, तो वो कितना है 4.680 अरब डॉलर। कुल मिलाकर के भारत का जो विदेशी मुद्रा कोष है वो है आपका 5.290 अरब डॉलर। तो प्रश्न क्या पूछेगा, मैं आपको वो बताऊं। यहाँ से पहला प्रश्न पूछेगा कि भारत का विदेशी मुद्रा कोष नवंबर 2015 में टोटल 20 में कुल कितना था, तो आपका आंसर होगा 575.290 अरब डॉलर। इतना भारत का विदेशी मुद्रा कोष था नवंबर 2020 में। ठीक है, पूछेगा इस विदेशी मुद्रा कोष में सर्वाधिक हिस्सा किसका था, तो वो था विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों का। उसके बाद किसका था, गोल्ड का। और उसके बाद किसका था, आईएमएफ के पास जमा किए हुए पैसे का। और लास्ट में एसडीआर का। टीसीएस में ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, इसमें कई सारे प्रश्न बनते हैं। पूछता है कि विदेशी मुद्रा कोष में किस किस को भारत सम्मिलित करता है या किस किस को सम्मिलित किया गया है। तो विदेशी मुद्रा कोष में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों को शामिल किया जाता है, गोल्ड को, एसडीआर को और आईएमएफ के पास जो भारत ने जमा कराए। कुल मिलाकर के 4 चीजों को विदेशी मुद्रा कोष में भारत के शामिल किया जाता है। टोटल वैल्यू कितनी है, इतनी है। एक घटते क्रम में लगवा लेगा आपसे, सर्वाधिक किसका है, उससे कम किसका है, उससे कम किसका है, लास्ट में सबसे कम किसका है, एसडीआर की वैल्यू है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, आपका आर्थिकी। अब बात करेंगे नवीनतम सामान्य ज्ञान की। नवीनतम सामान्य ज्ञान, फिर खेलकूद, तो फिर आपका ये करंट अफेयर्स क्या हो जाएगी, हमारी कवर हो जाएगी। ठीक है, तो बात करें नवीनतम सामान्य ज्ञान, मतलब हाल फिलहाल में नियुक्ति वगैरह, कोई डेथ हुई है उसका वगैरह, हमें सब चीज़ें यहाँ पर जाननी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ बात करूँगा यशवर्धन सिन्हा की। यशवर्धन सिन्हा, तो आपसे पूछेगा यशवर्धन सिन्हा कौन है, तो ये आपका काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको याद रखना। ठीक है, यशवर्धन सिन्हा, तो ये भारत के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त है ना, इनको बनाया गया है। भारत के जो है नए मुख्य सूचना आयुक्त हैं। और ठीक है, तो कौन है भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त, इनका कार्यकाल जो होता है वो आपको 3/65, यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त भारत में जो होते हैं वो मैक्सिमम 3 वर्ष तक या 65 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं, जो भी इनमें से पहले हो जाए कवर उसके अनुसार। ठीक, दूसरा मैं यहाँ पर बताऊं तो बुकर पुरस्कार दिए गए थे अभी हाल फिलहाल में। तो यहाँ से बुकर पुरस्कार आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से वो महत्वपूर्ण था उसी प्रकार से आपका बुकर पुरस्कार महत्वपूर्ण है। बुकर पुरस्कार दिया गया आपको 2020 का, 2020। तो पहली बात, बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये साहित्य में दिए जाते हैं। ये तो खैर सबको पता ही होगा। ठीक है, तो बुकर पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में दिए जाते हैं। अब दूसरा, इसको प्राप्तकर्ता कौन है, इसके प्राप्तकर्ता है डगलस, ये बहुत महत्वपूर्ण है, डगलस स्टुअर्ट, ये टा है, डगलस स्टुअर्ट, इनको प्रदान किया गया है। ठीक है, और डगलस स्टुअर्ट का जो उपन्यास है जिसको ये मिला है उसका नाम है सुग्गी वेन। क्या नाम है उपन्यास का, सुग्गी वेन, यानी कि उपन्यास का नाम है, ये क्या है, उपन्यास है किसका, डगलस स्टुअर्ट का। डगलस स्टुअर्ट है कहाँ के रहने वाले, तो आप याद रखना ये स्कॉटलैंड का, यानी कि स्कॉटिश यूएसए फैशन डिजाइनर है, फैशन डिजाइनर। ठीक है, तो और इनके विषय में कुछ और तो कुछ नहीं।
अच्छा, एक बात याद रखना, ये जो शुरुआत हुई थी इन पुरस्कारों की 1969 से हुई थी। अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, बुकर पुरस्कार में पहली बात शुरुआत कब हुई? 1969 से हुई थी। बुकर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? साहित्य से संबंधित है। अभी हाल फिलहाल में 2020 में बुकर पुरस्कार किसको दिया गया था? साहित्य का डगलस स्टुअर्ट को दिया गया था। सुग्गी बेन उपन्यास किसका है? तो डगलस स्टुअर्ट का है। पूछेगा डगलस स्टुअर्ट को किस उपन्यास के लिए, है ना, बुकर पुरस्कार 2020 दिया गया? तो आपका आंसर होगा सुग्गी बेन उपन्यास के लिए दिया गया था। डगलस स्टुअर्ट कहाँ के रहने वाले हैं? स्कॉटिश यूएस के फैशन डिजाइनर हैं। ये बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनेंगे और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, आप इनको विशेष रूप से याद भी रखेंगे, ठीक है। चलो, अब एक छोटी सी यहाँ पर बात आती है कि बुकर पुरस्कार जो मिले हैं, ठीक है, बुकर पुरस्कार को प्राप्त करने वाले भारतीय कौन कौन हैं, यहाँ पर इसको डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है। तो बुकर पुरस्कार दो कैटेगरी में बनाएंगे इसको। एक तो भारतीय मूल के लोग थे, जो भारतीय तो नहीं है लेकिन भारतीय मूल के हैं, और दूसरा भारतीय, वो जो भारतीय हैं, इंडियन सिटीजन हैं, उनको मिला है। भारतीय मूल के मतलब समझते हो आप, मैंने बताया था कमला हैरिस, उनकी माता भारतीय थी, उसके बाद पिता उनके कहीं दूसरे थे। इसी प्रकार से भारतीय मूल के दो लोग हैं जिनको ये मिला है। एक तो सलमान, इसको विशेष रूप से याद रखना, सलमान रश्दी, इनको 1981 में मिला था मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। इनकी क्या उपन्यास था? मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए इनको मिला था 1981 में। दूसरे आपके वीएस नायपाल, ये प्रश्न एक बार नहीं कई बार पूछे गए हैं, इसलिए आप इनको विशेष रूप से याद रखना। वीएस नायपाल को मिला था 1971 में। इन ए फ्री स्टेट, है ना, इन ए फ्री स्टेट इनका उपन्यास था। तो सलमान रुश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन और बीएस नायपाल इन ए फ्री स्टेट के लिए इन्हें उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार मिला था। इनको 1981 का, इनको 1971 का। अब मैं भारतीयों की बात करूं तो भारतीयों में 3 लोग आते हैं यहाँ पर। एक है आपका अरविंद अडिग, ये तो बहुत ज़्यादा फेमस रहा है। अरविंद अडिग को जिस वर्ष दिया गया था, आई थिंक 2008 में दिया गया था, ठीक है। तो अरविंद अडिग बहुत ज़्यादा फेमस रहे, इनको 2008 में मिला था। इनका जो उपन्यास था उसका नाम था द व्हाइट टाइगर। क्या नाम था? द व्हाइट टाइगर को मिला था। दूसरा इनके विषय में आपको बताऊं तो एक है किरण देसाई, और किरण देसाई को 2006 में मिला था, और इनका उपन्यास था द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, याद रखना, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए किरण देसाई को मिला था, ठीक है। और जो इसमें क्रम में तीसरे व्यक्ति आएंगे उनका नाम है अरुंधति, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अरुंधति रॉय। इनको मिला था 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, बहुत फेमस है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति राय। वो कई बार पूछा भी गया था गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसका है? अरुंधति राय का है। अरविंद अडिग द व्हाइट टाइगर है इनका, ठीक है। इस प्रकार से इनको याद रखना, ये भारतीय हैं, ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिन्हें बुकर पुरस्कार मिला है, ठीक। चलो आगे बढ़े। तो आगे देखना, एक आपका पुरस्कार है सियोल शांति पुरस्कार। तो ये जो पिछली बार दिया गया था भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला था, इसलिए चर्चा में आया था ये पुरस्कार। लेकिन इस बार जो मिला है, ये मिला है आपका थॉमस वाक को मिला है। किसको मिला है? थॉमस वाक को मिला है। थॉमस वाक कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है उसके कौन है? ये चेयरमैन है। थॉमस वाक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के कौन है बच्चा? चेयरमैन है। इनको ये पुरस्कार मिला था, इसलिए चर्चा में रहे थे, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट पुरस्कार देखें। एक पुरस्कार आपका राष्ट्रीय जल पुरस्कार, ये भारत सरकार द्वारा 2019 के लिए दिए गए हैं। इसमें 3 स्टेट में आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट पोजीशन कौन था, सेकंड कौन था और आपका थर्ड कौन था। बस आपको इतना याद रखना है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार में पहला स्थान किसका रहा है? तो प्रथम स्थान रहा था तमिलनाडु का, TN मतलब तमिलनाडु, सेकंड रहा था महाराष्ट्र MH, और तीसरा रहा था राजस्थान। कौन रहा था? राजस्थान। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 में प्रथम स्थान किस राज्य का रहा है भारत में? तमिलनाडु का, दूसरा महाराष्ट्र का, तीसरा राजस्थान का। आप इनको भी क्या रखेंगे? याद रखेंगे, ठीक।
चलो आगे बढ़े बिना देर किए। एक व्यक्ति है टी एन कृष्णन। तो टी एन कृष्णन कौन है? टी एन कृष्णन वायलिन वादक थे, वायलिन वादक। इनका क्या हो गया? देहांत हो गया है, तो इसलिए आप इनको याद रखेंगे, टी एन कृष्णन को, वायलिन वादक देहांत हो गया। डिएगो, ये तो आप सब जानते हो, डिएगो मैराडोना बहुत बड़ा खिलाड़ी रहे हैं ये डिएगो मैराडोना। किसके? तो फुटबॉल के खिलाड़ी थे, इनका क्या हो गया? देहांत हो गया। और ये किसके लिए खेलते थे? अर्जेंटीना के लिए, ठीक है, अर्जेंटीना कंट्री के लिए खेलते थे, तो इनका देहांत हो गया है, आपको ये याद रखने हैं। तो ये हो गया नवीनतम सामान्य ज्ञान में ही इतना सब चल रहा था। नवीनतम सामान्य ज्ञान में ही मैं आपको कुछ चीज़ें और लिखवा रहा हूँ। प्रमुख दिवस, मतलब प्रमुख दिवस कौन कौन से हैं, तो आप जानते हो यहाँ से प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक डेट है आपका 1 नवंबर। 1 नवंबर को कुल मिलाकर के 3 और 4, 5, 6 राज्यों का स्थापना दिवस रहता है, तो उसको आप याद रखना। हरियाणा का, हिमाचल प्रदेश का, ठीक है, सॉरी एमपी है, हिमाचल प्रदेश नहीं, एमपी, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, ठीक है, आंध्र प्रदेश का, और आपका कर्नाटक का, और आपका केरल का। हरियाणा, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटका, इन 6 राज्यों का स्थापना दिवस कब रहता है? 1 नवंबर को। तो एक प्रश्न पॉलिटी का पूछता है कि 1 नवंबर को निम्नलिखित में से किस राज्य का स्थापना दिवस है? तो 6 राज्यों का स्थापना दिवस 1 नवंबर को रहता है। अच्छा, ये तो सबको पता होगा। 9 नवंबर किसका स्थापना दिवस है? तो आपका उत्तराखंड का, यूके का स्थापना दिवस कब आता है? 9 नवंबर को, ठीक है। और मैं आपको बताऊं यहाँ पर कुछ बातें जरूरी। 11 नवंबर, इसको याद रखना, 11 नवंबर। तो 11 नवंबर स्थापना दिवस किसका रहता है? राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं हम, राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। और आप तो इतना जानते हो कि राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मौलाना अबुल कलाम आजाद की स्मृति में मनाया जाता है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। 11 नवंबर राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, मौलाना अबुल कलाम आजाद की स्मृति मनाते हैं, ठीक है। यह मतलब क्या है? एक प्रकार से मौलाना अबुल कलाम आजाद तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे, उन्हीं के जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे बढ़े बिना देर किए, चलो। तो बढ़िया से आप इसको तैयार करना, इन सब चीज़ों को, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी ये सब चीज़ें, ठीक है। ये तो सब जानते हैं। 14 नवंबर, ठीक है। तो 14 नवंबर में क्या? अच्छा, 11 नवंबर में एक बात और मैं आपको बताऊं कि 11 नवंबर जो होता है वो प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसकी समाप्ति के रूप में भी जाना जाता है। तो 11 नवंबर को ही प्रथम विश्व युद्ध क्या हुआ था? समाप्त हुआ था, उसको भी आप याद रखना। अब बात करते हैं 14 नवंबर की। तो 14 नवंबर में 2 बातें हैं। एक तो आप जानते हो किसके रूप में मनाते हैं? बाल दिवस के रूप में, जवाहरलाल नेहरू बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। दूसरा मनाते हैं विश्व मधुमेह दिवस, वर्ल्ड डायबिटीज डे, विश्व मधुमेह दिवस, यानी कि वर्ल्ड डायबिटीज डे के रूप में इसको मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये भी आपको पता होगा, 15 नवंबर, ये तो पता है, झारखंड का स्थापना दिवस, ठीक है, क्योंकि एक क्रम बनता है, आपको याद रखना, 1 नवंबर, 9 नवंबर और आपका 15 नवंबर। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर उत्तराखंड, और यहाँ पर आपका झारखंड 15 नवंबर को, ठीक है। सन 2000 की बात थी, तो इनको आप याद रखना थोड़ा सा। आगे देखें, और स्थापना दिवस में आप कुछ दिवस और हैं हमारे पास, उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो उसी क्रम में एक अगला है 16 नवंबर। तो 16 नवंबर को याद रखना, राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में हम मनाते हैं। 16 नवंबर राष्ट्रीय प्रेस दिवस, मीडिया यानी कि, ठीक है। 19 नवंबर, तो 19 नवंबर में जो आपका है इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस, जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, उसी प्रकार से 19 नवंबर को हम, है ना, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाते हैं। और इसी दिवस को एक और मनाते हैं, विश्व आपका शौचालय
शौचालय दिवस। एक बार यूपी सुपर टेट में ये प्रश्न आ चुका है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 नवंबर को मनाया जाता है। 19 नवंबर को ही आपको पता होगा भारतीय पीएम है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी का क्या होता है, जन्म दिवस होता है, जन्म दिवस, ठीक है। तो इंदिरा गांधी के नाम पर एक पुरस्कार भी देते हैं, है ना, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार नाम से जाना जाता है, सशस्त्र निशस्त्रीकरण के लिए दिया जाता है। चलो खैर, 19 के बाद 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस, विश्व टेलीविजन, पहली बार टेलीविजन की शुरुआत हुई थी, इसलिए 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और लास्ट 26 नवंबर, ये तो सबको पता है, जो पॉलिटी मुझसे पढ़ चुके हैं ऑफलाइन उनको पता होगा, 26 नवंबर हम मनाते हैं क्या, भारतीय विधि दिवस, भारतीय विधि दिवस या भारतीय संविधान दिवस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेज। क्यों? क्योंकि इस 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत, आधुनिक और आपका स्वीकार मतलब कर लिया गया था, अधिनियमित, अर्पित, अंगीकृत किया गया था, इसीलिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। अब थोड़ा सा और मैं आपको बातें बताऊं यहाँ पर, चीज़ें बस थोड़ी देर का और बचा है करंट अफेयर्स। ये वाला हमारा जनवरी की करंट अफेयर्स क्या हो जाएगी, प्रतियोगी दर्पण वाली हमारी कवर हो जाएगी, ठीक है। तो एक सीक्वेंस हमारे पास पूरा बन जाएगा। जो वर्ष 2021 है इसको हम 4 रूप में मना रहे हैं। एक बार लास्ट ईयर असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हुई थी 2019 में, तभी ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, कि किस रूप में इसको, मतलब 2019 ने 20 पूछा था, 19 ही पूछा गया था, 19 को हम किस रूप में मनाएंगे। तो उसी प्रकार से 2021 को हम 4 रूप में मनाएंगे। पहला, शांति एवं विश्वास, शांति एवं विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो पहला रहेगा शांति एवं विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, आप लिख लेना, बोल दे रहा हूं। दूसरा, बाल श्रम निवारक या निवारण दिवस, पहला हो जाएगा शांति एवं विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, दूसरा हो जाएगा बाल श्रम निवारण दिवस, तीसरा लिखना आप लोग सतत विकास हेतु, सतत विकास हेतु रचनात्मक, सतत विकास हेतु रचनात्मक अर्थव्यवस्था का वर्ष, और चौथा हो जाएगा फलों तथा सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, फलों तथा सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो इन 4 रूप में 2021 को मनाया जाएगा। आप इस बात को विशेष रूप से क्या रखेंगे, याद रखेंगे, विभिन्न परीक्षाओं में 2021 को पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो, तो मैं कुछ किताबें बोल रहा हूँ आपके लिए, पुस्तकों का नाम लिख लेना ऐसे ही, ठीक है। ए प्रॉमिस्ड लैंड, ए प्रॉमिस्ड लैंड, ये बराक ओबामा की पुस्तक रही है, ए प्रॉमिस्ड लैंड, बराक ओबामा। द आइस वॉक, द आइस वॉक जेके रॉलिंग की पुस्तक है, द आइस वॉक जेके रॉलिंग। एक पुस्तक कौन है, रस्किन बॉन्ड की, रस्किन बॉन्ड आपने नाम का बहुत फेमस है, रस्किन बॉन्ड, हाउ टू बी ए राइट, हाउ टू बी ए राइटर, हाउ टू बी ए राइटर, ये रस्किन बॉन्ड की है, ठीक है। तो ये पुस्तकें आप 3 याद रखना। चलो आगे बढ़ें। अब मैं आपको बता रहा हूँ कुछ सिटमैक्स क्या है। सिटमैक्स 2020, तो ये विभिन्न प्रकार के भारतीय सेना के अन्य देश की सेनाओं के साथ में, है ना, किए गए सैन्य अभ्यास हैं। तो ये अभ्यास जो हुआ था आपका नवंबर 2020 में हुआ था। स्थान कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था अंडमान सागर में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था, तो मैं आपको बता रहा हूँ, भारत, दूसरा सिंगापुर और तीसरा थाईलैंड। इन 3 देशों के मध्य नौसैनिक अभ्यास था जो इन 3 देशों के मध्य हुआ था, ठीक है। तो इसका नाम है सिटमैक्स 2020। आगे बढ़े, चलो खत्म करते हैं, बस हो चुका। सिम्बैक्स, इसको याद रखना, सिम्बैक्स हुआ था एक, ये भी एक वो था, क्या कहते हैं आपका, सिम्बैक्स 20, ये भी क्या था, एक नौसैनिक अभ्यास था। स्थान कहाँ हुआ था सिम्बैक्स 20, तो स्थान था आपका अंडमान सागर,
कहाँ हुआ था? अंडमान सागर। किस किस के मध्य हुआ था? तो भारत के प्लस सिंगापुर। भारत और सिंगापुर की के मध्य नौसैनिक अभ्यास था, सिम्बैक्स। ठीक है, नेक्स्ट मालाबार। आगे बात करें किसकी हम? मालाबार की। मालाबार 2020। तो ये स्थान, सबसे पहले स्थान कहाँ हुआ था? तो विशाखापट्टनम में हुआ था बच्चा, ये विशाखापट्टनम में हुआ था। ये तो आप जानते हैं विशाखापट्टनम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में तट पर हुआ था विशाखापट्टनम। कहने का मतलब ये है। किस किस के मध्य हुआ था? तो यूएसए प्लस जापान प्लस यूएसए, भारत, जापान, यूएसए प्लस ऑस्ट्रेलिया, इन 4 देशों की मध्य नौसैनिक अभ्यास था ये। ठीक है, आप इसको भी याद रखना, मालाबार। नेक्स्ट आगे बात करें, ये 3 आपके है ना, सिम्बैक्स और आपका मालाबार। मालाबार कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट है स्टैच्यू ऑफ पीस। स्टैच्यू ऑफ पीस क्या है? तो याद रखना, स्टैच्यू ऑफ पीस एक मूर्ति है। इसकी जो लंबाई है 151, 151। इसकी लंबाई कितनी है? 151 इंच है, 151 इंच है। और ये किससे बनी है? अष्ट धातु से बनी है, मतलब 8 प्रकार के धातुओं से इसका निर्माण किया गया है। ये है कहाँ पर, कहाँ लगाई गई है मूर्ति ये? ठीक है, तो ये बनाई गई है कहाँ पर? विजय बल्लम एक जगह है, विजय बल्लम साधना केंद्र है। विजय बल्लम साधना केंद्र कहाँ पर है? तो ये जैतपुर में है। जैतपुरा कहाँ पड़ता है? पाली। और पाली कहाँ पर है? राजस्थान। तो स्टैच्यू ऑफ पीस 151 इंच लंबाई है, अष्टधातु से निर्मित मूर्ति है। कहाँ पर स्थापना की गई इसकी? विजय वल्लभ साधना केंद्र में। कहाँ? जैतपुर। पाली कहाँ पर? राजस्थान में। तो इसको विशेष रूप से आप याद रखना, स्टैच्यू ऑफ पीस को, ये पूछा जा सकता है आपसे। और लास्ट अब खेलकूद। इसके बाद ये वाली मैगजीन हमारी कंप्लीट हो जाएगी, यानी करंट अफेयर्स हमारी 1 मंथ की कंप्लीट हो जाएगी। तो करंट अफेयर्स में खेलकूद हेडिंग डालेंगे, खेलकूद में आपको पहला नाम बताऊं, शेन वॉटसन। सबसे नाम पहले किसका आएगा? शेन वॉटसन का। शेन वॉटसन क्रिकेटर थे। इन्होंने क्रिकेट के सभी जितने भी प्रारूप थे, जितने भी क्रिकेट के टाइप्स होते हैं, चाहे T20 हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो, चाहे ODI हो, या और भी लोकल जो क्रिकेट खेलते थे, सभी प्रकार के क्रिकेट से संन्यास ले लिया है शेन वॉटसन ने। तो आप इनको याद रखना। नेक्स्ट मैं आपको नाम बता रहा हूँ, ज्ञानेंद्रो है ना, निनगोवम। ये कौन है? ये हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए अभी हाल फिलहाल में। हॉकी इंडिया मतलब भारत में हॉकी को जो रेगुलेट करता है वो कौन करता है? हॉकी इंडिया करता है। तो उसके चेयरमैन कौन बने हैं? ज्ञानेंद्रो निनगोवम, उसके चेयरमैन बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक नाम है खेलकूद में, लुइस हैमिल्टन। आप लोग इनको अच्छे से जानते हो, लुइस हैमिल्टन। मैं आपको इनके विषय में बेसिक बात बताता हूँ। लुइस हैमिल्टन जो है मर्सिडीज के, है ना, मर्सिडीज जो गाड़ी होती है उसके ड्राइवर हैं, मतलब रेस के ड्राइवर हैं। ठीक है, इन्होंने जो है हाल फिलहाल में अभी इन्होंने एक और आपका फार्मूला, ये 2020 फार्मूला जो रेस है उसके चैंपियन घोषित किए गए हैं। कुल मिलाकर के 7वीं बार ये विश्व चैंपियन बने हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि लुइस हैमिल्टन विश्व के 7वीं बार चैंपियन बने हैं, है ना, फार्मूला रेस के। उसी प्रकार से नोवाक जोकोविच, इनका काफी नाम आपने सुना होगा, नोवाक जोकोविच एक बड़े खिलाड़ी हैं, नोवाक जोकोविच। और कहाँ के रहने वाले हैं? सर्बिया के रहने वाले हैं, ये तो सबको पता है, सर्बिया। इनकी विशेषता ये है 6 टाइम, है ना, टोटल 6 टाइम पुरुषों के सर्वश्रेष्ठ टेनिस खिलाड़ी घोषित किए गए हैं नोवाक जोकोविच अभी हाल फिलहाल में। और लास्ट है उसमें आपका IPL, इंडियन प्रीमियर लीग। IPL का 13वां आयोजन जो हुआ था, कहाँ हुआ था उसको याद रखना,
तो IPL 13वां कहाँ हुआ था, इसका आयोजन कहाँ हुआ था, आयोजन तो कहाँ हुआ था, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। संयुक्त अरब अमीरात में भी 3 जगह हुआ था इनका आयोजन। कहाँ कहाँ, दुबई में, दूसरा एक जगह है शारजाह, यहाँ पर हुआ था, और तीसरा आबू धाबी। कुल मिलाकर के IPL का आयोजन 13वां हुआ था। कहाँ हुआ था, संयुक्त अरब अमीरात में। संयुक्त अरब अमीरात में 3 जगह, दुबई, शारजाह और आबू धाबी, इन 3 जगह इसका आयोजन किया गया था। मैं कुछ बातें बोल दे रहा हूँ, मार्केट प्रॉपर काम नहीं कर रहा है इसलिए। जो IPL 13 का विजेता रहा था वो कौन सी टीम रही थी, मुंबई इंडियंस रही थी। ठीक है, मुंबई इंडियंस। और मुंबई इंडियंस के जो कैप्टन है वो कौन है, रोहित शर्मा। मुंबई इंडियंस ने कुल मिलाकर के 5वीं बार IPL को जीता है। आप इसको विशेष रूप से याद रखेंगे। कुल मिलाकर के 5th टाइम उसने इसको जीता है। जो उसकी उप विजेता रही थी दिल्ली कैपिटल्स, उप विजेता रही थी IPL की 13 की, उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स रही थी। ठीक है, और प्लेयर ऑफ द सीरीज जो था, तो उसका प्लेयर ऑफ द सीरीज का जो नाम है खिलाड़ी का, जोफ्रा आर्चर। क्या नाम था, जोफ्रा आर्चर प्लेयर ऑफ द सीरीज रहा था। ठीक है, राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेला था इसने। ऑरेंज कप जो मिला था, सर्वाधिक रन जो बनाए थे वो KL राहुल को मिला है। ऑरेंज कप, कौन सा ऑरेंज कप नहीं, ऑरेंज कैप, सर्वाधिक रन बनाने खिलाड़ी को मिला था KL राहुल, ऑरेंज कैप मिला था। और पर्पल कैप जो मिला था, सर्वाधिक विकेट जो लिए थे वो किसने लिए थे, सर्वाधिक विकेट। ठीक है, वो मिले थे आपको किसको, कागिसो रबाड़ा को मिले थे। इसने 30 विकेट कुल मिलाकर के लिए थे। और KL राहुल ने कुल मिलाकर 640 रन बनाए थे। ठीक है, सर्वोच्च पारी व्यक्तिगत जो खेली थी वो KL राहुल ने खेली थी, 132 नॉट आउट था। सर्वाधिक स्कोर किस टीम ने बनाया था, दिल्ली कैपिटल्स ने बनाए थे, 228 किसके खिलाफ, KKR के खिलाफ। और सर्वाधिक छक्के जो लगाए थे वो किसने, ईशान किशन ने लगाए थे, 30 छक्के लगाए थे। तो कुल मिलाकर के ये हमारी जनवरी माह की करंट अफेयर्स प्रतियोगिता दर्पण के अनुसार थी, यानी कि नवंबर माह की करंट अफेयर्स में इंक्लूड थी। और मैगजीन कौन सी है, जनवरी 2021 प्रतियोगिता दर्पण। तो मैं इस तरह से आपको सभी प्रतियोगिता दर्पण कवर कराऊंगा, आप उनको करते चलना। और जो नोट्स हैं मेरे पास प्रॉपर, मैं इनको आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा। तो वीडियो अपलोड होने के 1-2 दिन बाद, आपको 1 से 2 दिन के बाद वीडियो अपलोड होने के आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, उसको वहाँ से PDF आपकी डाउनलोड हो जाएगी। तो आप इसको पहले देख लेना, उसके बाद आप PDF यहाँ से डाउनलोड कर लेना लिंक के साथ ही। ठीक है, और अगर ना मिल पाए PDF यहाँ से, तो आप मेरे से डायरेक्टली व्हाट्सएप पर आप PDF ले सकते हो, 9458210651। इस नंबर पर मैसेज करना पड़ेगा आपको। कंडीशन अप्लाई है, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं, 2 कंडीशन के साथ ही आपको मिलेगा, है ना। तो या तो इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगी, वहाँ पर डाउनलोड नहीं हो पाए, कोई कुछ भी दिक्कत आए तो आप इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। करंट अफेयर्स किस महीने की PDF चाहिए, दर्पण लिख देना, जनवरी 2021 प्रतियोगिता दर्पण करंट अफेयर्स PDF, बस इतना। ठीक है।